ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तपती भूमि पर पड़ी ज्यों शीतल बौछार, सौंधे सौंधे इत्र के ढक्कन खुले हजार। जहाँ वर्षा ऋतु आती है, जहाँ वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है, उस समय जो सौंधी सौंधी सुगंध होती है वो मित्रों सबको अच्छी लगती है। लेकिन इस सौंधी सुगंध के साथ ही जो ऋतु आती है ये वात रोगों को बढ़ाने वाली होती है। ये ऋतु में वात रोगों का प्रकोप होता है और उसके बाद मित्रों यदि वात रोगों के प्रकोप से यदि इस समय आप पीड़ित हो जाते हैं तो कई बार इस ऋतु से लेकर सर्दियों की ऋतु यानी कि फरवरी मार्च तक लोगों को जोड़ों में दर्द परेशान करता रहता है। यदि आप इस ऋतु में अपने आप को थोड़ा खान पान रहन सहन संभाल लेते हैं तो आप अपने आप को इस ऋतु में स्वस्थ रख सकते हैं और आप वर्षा ऋतु का पूरा आनंद भी ले सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वर्षा ऋतु में आपका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए। उसके अलावा आपके कुछ विशेष प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के भी पहले बता दूं कि प्रश्न क्या वो बता दूं पहले आपको कि इस ऋतु में यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग यात्रा क्यों नहीं करते थे और उनकी जीवन शैली इस समय क्या होती थी। दूसरा प्रश्न है कि व्रत इस ऋतु में क्यों अधिक किए जाते हैं, क्योंकि आप अधिकांश देखिए जितने भी व्रत हैं वो इसी ऋतु में आते हैं। उसके अलावा शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पकोड़े क्यों खाए जाते हैं, हरी सब्जियां तो बहुत पोषक होती हैं पर इस ऋतु में क्यों नहीं खानी चाहिए और इस ऋतु में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न आपने पूछे तो इन प्रश्नों के पहले उत्तर दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि इस ऋतु में वात प्रकोपित होता है क्योंकि इस ऋतु में सूर्य मंद पड़ जाता है, सूर्य की गर्मी नहीं होती है, गर्मी कम होती है, नहीवत होती है। तो ऐसी स्थिति में भूख की स्थिति भी बहुत मंद पड़ जाती है। तो इसीलिए सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं कि विदेश यात्रा या यात्रा करने को हमारे बुजुर्ग क्यों मना करते हैं। मित्रों, क्या होता है ना, इस ऋतु में कई बार यदि आप बाहर कहीं जाते हो, यदि आप आसपास काम करने भी जाते हो, कभी आप देखते हो कि बारिश ज्यादा हो गई है, यातायात बंद हो गया है, कुछ रास्ता टूट गया है, पुल टूट गया है, कुछ ऐसा हो गया तो आप कभी कभी अटक जाते हो और आप घर नहीं पहुंच पाते और कई बार आप परेशान हो जाते हो। तो यदि आपको परेशानी से बचना है तो यदि आप इस ऋतु में अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारे पूर्वज आपको घर से बाहर जाने को इस ऋतु में या अनजान जगह की यात्रा के लिए मना करते हैं। और मित्रों, हमारे यहाँ जो पुराने लोग थे ना, क्योंकि आपने ये भी प्रश्न किया कि हमारे पूर्वज इस समय क्या करते थे, तो आपको बता दूं कि जो पूर्वज हैं हमारे वो 8 महीने व्यापार करते थे, यानी कि देव उठनी एकादशी के बाद वो व्यापार करने के लिए निकल जाते थे और देवशयनी एकादशी से पहले अपने घर आ जाते थे और 8 महीने व्यापार आदि करके 4 महीने घर में आके आराम करते थे। 4 महीने उनको कोई काम नहीं करना है, चतुर्मास यानी आराम का मास माना जाता था। उस समय की बात बता रही हूँ, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो और कहीं बाढ़ आ गई समुद्र में या कुछ भी ऐसा हो गया तो आपकी नाव आदि कुछ भी डूबने का चांस बनता है। इसलिए उस स्थिति में ना फंसना, उससे बचे रहना, इसके लिए इस समय आपको घर में रहना चाहिए, अधिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए। अब मित्रों, इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि इस ऋतु में व्रत अधिक क्यों होते हैं। अब आपको बता दूं मित्रों, आप जैसे हमारे पूर्वज घर से बाहर कम जाते थे वह तो मैंने आपको पहले बता दिया और इस ऋतु में जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य की शक्ति मंद होती है, सूर्य का प्रकाश मंद होता है तो हमारी पाचन शक्ति भी उससे प्रभावित होती है, तो हमारी पाचन शक्ति भी मंद होती है। किंतु इस ऋतु में जब आप घर में रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाना है, कभी आज बारिश ज्यादा नहीं जा पाए हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार उल्टी सीधी चीजें खाने का भी मन करता है और कभी कभी उल्टी हरकतें करने का भी मन करता है। और उल्टी हरकतें मैं कह रही हूँ यानी कि वासनात्मक होने का मन भी कर जाता है। तो अब वासना और रसना दोनों पर नियंत्रण करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो उपवास होता है। और दूसरी बात मित्रों, इस समय यदि उपवास आप करते हो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा सावन भादों के सोमवार मंगलवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग पूरा चतुर्मासी एक टाइम भोजन करके निकालते हैं। तो मतलब ये सबके व्रत करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग कुछ चीजें त्याग देते हैं, जैसे हरी सब्जियां आदि कुछ त्याग देते, तो क्यों त्याग देते वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या है, ये सब व्रत अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से अपनाते हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने मन को नियंत्रित रख सके, अपनी वासनाओं को नियंत्रित रख सके। यदि इस ऋतु में यदि आपकी वासना प्रबल है और शरीर में वात की प्रकृति भी और वात रोग भी है तो आपकी वासना शांत करने में आपका वात बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो ऋतु है ना मित्रों, इस ऋतु में वात बढ़ता और यदि जब आप वासना पूर्ति करने जाते हैं तो उसमें आपकी गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है और तीव्र गति से वात बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए इस ऋतु में वासनात्मक प्रयोग करने को हमारे आयुर्वेद में पूरी तरह से निषेध किया गया कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये वर्षा ऋतु में वासना से दूर रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, व्रत का प्रावधान इस ऋतु में अधिक है। इसलिए व्रत करने से बहुत सारी चीजें मन भी शांत रहता है और साथ ही
वासना भी शांत रहती है, रसना भी शांत रहती है। तो आप अपने आप को इस ऋतु में स्वस्थ रखें, उसके लिए हमारे यहाँ व्रत लागू किए गए हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। मित्रों, इस ऋतु में वात और पित्त की प्रकृति वाले लोग दूध पिएंगे थोड़ा बहुत तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कफ प्रकृति वालों को इस ऋतु में दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन हाँ, आप इस ऋतु में खोए की यानी कि दूध से बने किसी और तरह की कोई मिठाई आदि खाते हैं तो वो आपके लिए घातक होती है। इस ऋतु में दही आदि का सेवन घातक होता है, छाछ आदि का सेवन घातक होता है, क्योंकि इस ऋतु में जो पाचन शक्तिमंद है, वैसे तो छाछ पाचन में सहायता देती है, किंतु यदि खट्टी छाछ है या कुछ ऐसी चीजें स्थिति बन जाती है तो वह आपके लिए घातक हो सकती है। और इस ऋतु में दही पचने में थोड़ा भारी होता है। वैसे ही नॉर्मल ऋतु में दही हफ्ते में 1-2 बार खाना चाहिए। तो इस ऋतु में पाचन शक्ति मंद होने की वजह से आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ दूध शिव जी को चढ़ा दिया जाता है कि शिव जी को जो चढ़ाया जाता है वो वहाँ के कुछ केंद्र होते हैं उनको शांत करता है। वो एक अलग बात है, वो साइंटिफिक पूरा रीज़न अलग है, उसमें मैं अभी चर्चा नहीं करूँगी, उस पर हम कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ उस समय शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है। जब ये वर्षा ऋतु होती है उसमें शिव जी को दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए ताकि घर में दूध उपयोग कम हो। अब हमें खरीद कर चढ़ाना है तो हम नहीं चढ़ाएंगे, पर हाँ, जिनके अपने घर में दूध होता था उनके लिए ये नॉर्मल बात होती थी, तो उनको कोई समस्या नहीं होती थी। पर आज वैसी स्थिति नहीं है तो हम दूध कम चढ़ाते हैं। ये एक हमने आपको उस हिसाब से उत्तर दिया। अब मित्रों, अगला प्रश्न है कि पकौड़े क्यों खाए जाते हैं। मित्रों, आपको बता दूं, तेल जो है ना वात रोगों की सबसे अच्छी औषधि होती है, लेकिन जो तेल औषधि होती है ना वात रोगों की, वो रिफाइंड तेल नहीं होती है, वो फिल्टर तेल होती है या घानी का तेल होता है। अब यदि आप घानी का तेल खाते हो घर में बने हुए बेसन के, यानी कि आप उसको दाल भिगा के उसको पीस के सिलबट्टे पे पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, क्योंकि आजकल तो मिक्सी है तो मिक्सी में पीसा जाता है, वरना सिलबट्टा ज़्यादा अच्छा होता है, वो कुंडी दस्ता भी अच्छा होता है। लेकिन यदि आप वैसे नहीं पीस पा रहे तो कोई बात नहीं, मिक्सी में पीस लीजिए। पर कोई भी दाल आप लीजिए, उसके पकोड़े बनाइए, ये आपके काम के। किंतु यदि आप बाजार का बेसन ला रहे हैं, ऊपर से बाजार से तैयार वो क्या कहते हैं वो रिफाइंड तेल ला रहे हैं, इसके पकोड़े आपको सेहत बनाने के स्थान पर आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा बिगाड़ दें, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें केमिकल वाली हैं। और रिफाइंड तेल तो इतना घातक है, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में हमने तेल पर विस्तार से वीडियो दिया, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यदि आप समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिफाइंड तेल कितना घातक है। तो यदि आप पकोड़े खाना चाहते हो तो कोई भी दलहन है जो जिसकी आप दाल बनाते हो ना, उसको आप भिगा दीजिए, उसको पीस लीजिए, उसके आप पकोड़े बना सकते हो। पर आपको तेल घाने का यूज करना है। और घाने का जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत के लोग अक्सर हमने देखा है सरसों का तेल खाते हैं, और वहीं ये जहां गुजरात महाराष्ट्र के लोग यहाँ मूंगफली का तेल खाया जाता है, दक्षिण भारत के लोग ये नारियल का तेल खाते हैं। तो आपके प्रांत में जो तेल होता है, जो तिलहन होता है, उसका तेल आप पकोड़े बनाने में उपयोग कर सकते हो और आप उन चीज़ों के पकोड़े खा सकते हो। आप जिस तेल को आप खाते हो, पर हाँ ध्यान रखें, तेल जो है वो आपका घानी का होना चाहिए या फिल्टर होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके पकोड़े आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम देंगे, ना कि आपको नुकसान करेंगे। और पकोड़ों के साथ आपको जो चटनी आदि लेनी है ना, वो आप टमाटर की भी बना सकते हैं। टमाटर को थोड़ा गाढ़ा करके बना लीजिए, पर बाजार का सॉस या चटनी मत इस्तेमाल करिए। उसके अलावा इस मौसम में आपको बता दूं, थोड़ी खजूर की, अमचूर की जो खट्टी मीठी जो चटनी बनाई जाती है ना घर में, इसको अमावट कहते हैं, ये आप बनाइए, ये आपकी बहुत अच्छी है। यदि आप इसके साथ पकोड़े खाते हैं तो ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि इस मौसम में खजूर अच्छे से फल आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक बड़ा प्रश्न है, इस ऋतु में फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं। मित्रों, ये ऋतु नमी वाली ऋतु है, हर जगह नमी ही नमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि आप अपने अंगों को ठीक से पोंछते नहीं हो, बार बार गीले होते हो और आप गीले ही बैठे रहते हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके अंग मोटे हैं, जिनके शरीर विशेषकर मोटे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या था, वहाँ हवा तो नहीं लग रही है, ऊपर से आपकी नमी बनी हुई है और आपने कपड़े भी गीले पहने क्योंकि गीले कपड़े रह गए। तो ऐसी स्थिति में जो नमी बनी रहती है, नमी के कारण से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में आपको विशेष सावधानी रखनी होती है, जो विशेषकर मोटे लोग हैं, कि आपके अंग सूखे रहें, और सुखाने के लिए आपको तौलिया आदि अच्छे से कपड़े सुखा के पहनने चाहिए, ताकि आपको इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा सकें। अब उसके अलावा एक और प्रश्न है कि इस ऋतु में इतनी पौष्टिक हरी सब्जियां क्यों नहीं खानी चाहिए। मित्रों, इस ऋतु में जो हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, मैं बता दूं आपको, पत्ते वाली हरी सब्जियां जो जमीन के पास उगती हैं, यानी कि जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, धनिया है,
सुआ है, उसके अलावा आपको बता दो तो पत्ता गोभी है, फूल गोभी, ये सब जमीन के पास उगते हैं। यदि आप ये सब्जियां खाते हो तो ये क्या है, यदि पानी भरा रह जाता है तो ऐसी स्थिति में सब्जियां दूषित हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु का पानी दूषित होता है, क्योंकि वो कहीं से भी बह के आता है और उसमें बहुत सारा कचरा होता है, दूषित होता है। इसकी वजह से इस ऋतु में हरी सब्जियां का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मित्रों, हरी सब्जियों में पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इस ऋतु में नमी काफ़ी अधिक होती है और साथ में हमारे शरीर में अंदर भी पानी की मात्रा अच्छी खासी रहती है। मतलब वैसे तो रहती है कि हम पीते हैं तो रह जाती है, पर हाँ जो नमी है वातावरण में उससे हमारे सांस में भी आवाज़ आती है, उसमें भी नमी जाती है। तो ये जो नमी बढ़ ना जाए, और दूसरी बात कहा ना सब्जियां अच्छी नहीं इसलिए नहीं खानी चाहिए, पर यदि आप हरी सब्जियां खाना चाहते हो तो आप जो सब्जियां बेल में लगती हैं, जो सब्जियां पौधों में लगती हैं, जैसे पौधों में लगने वाली सब्जी भिंडी है, ग्वार है, या बड़े आराम से खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और पेड़ में लगने वाली सब्जी जैसे सेंगा की फली है वो आप खा सकते हो, उसके पत्ते की सब्जी बना के आप खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और उसके अलावा करेला है, लौकी है, ये सब चीज़ें जो बेलों में लगती है सारी की सारी सब्जियां आप खा सकते हो। लेकिन हरे पत्ते की सब्जी इस ऋतु में पूरी तरह से वर्जित होती है, आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। और मित्रों आपको बता दूं, पत्ता गोभी में कभी कभी सांप के बच्चे भी बैठ जाते हैं। जी हाँ, ऐसा केस मेरे पास 2 केस आ चुके हैं ऐसे कि दीदी वो वर्षा ऋतु में बहुत पुरानी बात एक मेरी सास ने सुनाई थी कि वो रात को उसने सब्जी काटी और बाद में पता चला जब दिन में वो काटने गए तो उसमें सांप मरा हुआ था, उसके अंदर सांप था। तो ऐसी कई बार स्थितियाँ, क्योंकि वो पत्ता गोभी जैसे उगता है ना, उसमें कई बार ये समस्या हो जाती है। तो इसलिए मित्रों हमारे यहाँ शास्त्रों में इन चीज़ों को मना किया गया, तो आप इनसे बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आशा है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस ऋतु में आपको और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों सबसे पहले आपको इस ऋतु में फ्रिज का खाना बंद कर देना है। फ्रिज की बासी या फ्रिज में रखी कोई भी कैसी भी चीज़ आप इस ऋतु में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ बासा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा आप जो भोजन करेंगे वो ताज़ा भोजन होना चाहिए और ताज़ा भी अंकुरित हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये जो ऋतु है ना मित्रों इसमें अंकुर बहुत जल्दी आता है। तो इस ऋतु में अंकुरित अनाज खाने का प्रावधान हमारे यहाँ बताया जाता है कि अंकुरित आप अनाज खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, पर आप उसको घर में अंकुरित कर सकते हैं, वो जल्दी अंकुरित हो जाता है नमी के कारण से, तो आप खाइए। पर फ्रिज की कोई भी चीज़ आप इस ऋतु में मत खाइए। हाँ पकोड़े बनाने हैं तो अंकुरित करके उसको पीस के भी आप पकोड़े बना सकते हो, उसके भी पकोड़े अच्छे बनते हैं, मैं तो उसी का अक्सर बनाती हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों इस ऋतु में आपको जो जल है, जल मटके का इस ऋतु में अवॉइड हो जाता है, पर बाहर का भी जल नहीं पीना चाहिए। तो आप इस ऋतु में हो सके वहाँ तक उबाल के पानी पिए और उबालने के बाद उसको हो सके तो ताम्र के पात्र में रखिए। तांबे का पात्र, जो तांबे का पात्र आप लेंगे ना, ध्यान रखिए मित्रों उसको रोज आपको साफ करना है अंदर से, विशेषकर बाहर से तो आप चमका लेते हो पर लोग अंदर से साफ नहीं करते। इस पात्र को आपको अंदर से चमकाना है ताकि आपको इसके सही गुण मिले, क्योंकि जहाँ इसमें दाग पड़ जाते हैं, कभी हरा हरा हो जाता है तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए अंदर से सफाई विशेष जरूरी है और वो अंदर की सफाई आप नींबू से, इमली से, जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। और उसको साफ करके उसमें पानी भरिए, रोज का रोज धोते रहिए। और ये जो पानी 6 से 8 घंटे आप मटके में रखे यदि पानी पीते हैं तो आप हर प्रकार के रोगाणु जीवाणु से मुक्त रहते हैं। हाँ, आपको ताम्र पात्र में जल को गर्म नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखें। और वर्षा ऋतु में मिट्टी के मटके की स्मेल बदल जाती है, इसलिए इस ऋतु में मिट्टी का मटका अवॉइड करवाया जाता है। इस ऋतु में मिट्टी का मटके का पानी नहीं पिया जाता है। हाँ, आप ताम्र पात्र के उसमें आप चाहें तो सोने चांदी के सिक्के आदि डाल सकते हैं, जो आपके सोने चांदी के गुण भी उसमें बढ़ा देंगे, जिससे आपका पानी आपके लिए आरोग्यवर्धक हो जाएगा। और आप चाहें तो इस ऋतु में पानी में तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। तुलसी के इतने थोड़े पत्ते ले लीजिए, मुट्ठी भर पत्ते जितने आप 8-10 लीटर पानी में उतने पत्ते डाल सकते हैं। और ये पत्ते आप 2-3 दिन में बदल दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन में वो खराब होने लग जाते हैं, तो बदल दीजिए। तो इस तरह आप ये पानी शुद्ध कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं और अपने लिए पोषक भी बना सकते हैं। और ये पानी आपके लिए कीटाणु मुक्त भी होता है, तो ये पानी बहुत पोषक हो जाता है। उसके बाद मित्रों भोजन कैसा करना, कितना करना, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पाचन शक्ति मंद होती है, इसलिए आपको इस ऋतु में हल्का सुपाच्य भोजन करना है जो जल्दी पच जाए, जिसको पचने में समय ज़्यादा ना लगे, यानी कि और हो सके तो यदि आप एक टाइम भोजन करते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस ऋतु में एक टाइम भोजन, जो मोटे लोग हैं वो एक टाइम भोजन करें, पर हाँ जो कमज़ोर हैं वो एक टाइम भोजन पे ना आए, वो 2 टाइम भोजन करें। पर रात्रि भोजन आपका सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विधान था मित्रों वर्षा ऋतु में ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता था। उसका कारण कि कोई जीवाणु विषाणु जो वातावरण में घूमते रहते हैं ना,
जो कीट पतंगे वो भोजन में ना गिर जाए, तो ये विशेष ध्यान रखा जाता था। किंतु आप बोलेंगे हमारे घर में तो जाली लगी, हम तो शहर में रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों, इतने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं कि जाली कुछ नहीं करती, मैंने देखे हैं कि घर में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मित्रों, इस ऋतु में संध्या होने से पहले, शाम होने से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और भोजन हल्का सुपाच्य, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बताया, वो होना चाहिए। ताज़ा भोजन हो तो आपके लिए अच्छा है। और मित्रों, इस ऋतु में सबसे बड़ी जो सावधानी रखनी है ना, इस ऋतु में दिवा निद्रा यानी कि दिन में सोना निषेध होता है। इस ऋतु में दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। और विशेषकर जो मोटे लोग हैं उनको तो दिन में लेटना भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। हाँ, होता क्या है, यदि आप दिन में सो जाते हो ना, इस ऋतु में खाना खा के यदि आप सो जाओ तो शरीर इतना भारी हो जाता है कि अपना शरीर उठा ही नहीं उठता। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि दीदी शरीर इतना भारी क्यों हो जाता है, गर्मियों में तो नहीं होता, इस ऋतु में क्यों हो जाता है? कि आपकी पाचन शक्ति मंद है, इसलिए ये समस्याएं चलेंगी। इसलिए इस ऋतु में आप दोपहर में घर में बैठ के कोई भी खेल खेलिए या कुछ भी काम करिए, मोबाइल में मत लगिए, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा लगने से आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम होती है और माइंड बहुत ज़्यादा भटकता है, जिससे आप बहुत उल्टे सीधे विचार करते हो और कई बार आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में आप कुछ खेलिए, कुछ बनाइए, कुछ करिए, ताकि आपका समय निकल जाए और आपको सोना ना पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मित्रों, इस ऋतु में आपको, जिनको वात की प्रकृति, जिनको जोड़ों के दर्द है, जो दुबले पतले लोग हैं वो ध्यान रखें। जो दुबले पतले खैपट जैसे रोग होते हैं ना, जो एकदम पतले, उनको कड़वा, कसैला और तीखा, ये चीज़ें इस ऋतु में नहीं खानी है। क्योंकि कड़वा, कसैला, जो तीखा है, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, ये वात को बढ़ाने वाली होती है और ये आपके वात को वृद्धि कर देंगी। और आपको जो रस खाने हैं वो मीठा, नमकीन और खट्टा, ये रस आपके वात को कम करते हैं। आप बोलेंगे खट्टी चीज़ों से तो वात बढ़ जाता है, उससे तो जोड़ों में दर्द आ जाता है। मित्रों, खट्टे का मतलब यहाँ तीव्र खट्टा हम नहीं बता रहे हैं कि जब आप तीव्र खट्टा खाते हो वो आपके लिए हानिकारक है। हल्के फुल्के इस ऋतु में जो खट्टे फल आते हैं ना, जैसे चेरी है, जामुन है, पीच है, ये चीज़ें आप यदि खाते हो, खट्टे मीठे जो फल आते हैं वो खाते हो, तो ये आपके लिए अच्छे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं। पर हाँ, एकदम तीव्र खट्टा, बासा कुछ ऐसा आप दही वगैरह खाते हो, वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे आम का खट्टा, वो हानिकारक हो जाता है। तो इस समय आप उसका सेवन ना करें तो अच्छा होगा। उसके बाद मित्रों, इस ऋतु में आपको, जिनको वात की और पित्त की प्रकृति है, इनको रात में दूध अवश्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपका पेट साफ होना अनिवार्य है। यदि पेट साफ नहीं होगा तो आपके लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि आप यदि वात के रोगी हैं तो वात बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पेट साफ नहीं होता वात बढ़ता है। और यदि आप पित्त की प्रकृति वाले हैं तो अगली ऋतु में आपका पित्त अधिक प्रकोपित होगा। इसलिए आपको इस ऋतु में रात को दूध पी लेना चाहिए। आपको क्या करना है, यदि आपको जोड़ों में दर्द अधिक होता है तो पहले अलग अलग दोनों का बता देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। यदि आपको वात प्रकृति है तो आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, 250-300 ml दूध लेना है, उसमें आपको 2 से 3 चम्मच घी डालना है। देसी गाय का घी होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो घी आपके पास उपलब्ध है वो डाल लीजिए। और उसमें आप पाव चम्मच या आधा चम्मच जितनी आप हल्दी डाल सकते हैं, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो 2 से 3 चुटकी हल्दी डालिए, ऐसे चुटकी गिन के डाल दीजिए। और ये दूध आप रात को सोने से पहले पीजिए। ये दूध आपके पेट को साफ रखेगा, प्लस आपको जोड़ों के दर्द से बचाएगा और आपको वात को शांत करने में आपकी सहायता करेगा। वहीं जिनकी पित्त की प्रकृति, वो हल्दी ना डालें, दूध और घी का सेवन करें, इससे आपका पेट साफ रहेगा और अगली ऋतु में आपका बचाव हो जाएगा। अभी से बता रही हूँ, वरना शरद ऋतु में लोगों को जो शीत पित्त की यानी कि आटी केरे की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे आप बचना है। तो अभी से आप उसकी सावधानी रखें, अन्यथा अगली ऋतु आपको परेशान करेगी। तो ये आपको खान पान अपनाना चाहिए। अब मित्रों, इस ऋतु में जो सब्जियां आदि खाई जाती है वो मैं थोड़ा और विस्तार से आपको बता दूं। ध्यान रखिए मित्रों, इस ऋतु में आप जहां रहते हो वहां जो फल उपलब्ध हैं वो फल खाइए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मैंने गुजरात को भी देखा, महाराष्ट्र को भी देखा, उत्तर भारत को भी देखा है। मैं उत्तर भारत से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है, उत्तर भारत में अधिकांश जो आम खाए जाते हैं, वर्षा ऋतु के बाद भी आम चलते रहते हैं, वहाँ खाए जाते हैं। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, गुजरात और महाराष्ट्र में जो आम होते हैं वो वर्षा ऋतु के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जी हाँ, हाफुस में रीतसर कीड़े पड़ जाते हैं और अंदर से एकदम अलग सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो आप यहाँ आम नहीं खा सकते हो। लेकिन यदि आप उत्तर भारत में रहते हो तो आम खा सकते हो। तो आप जिस प्रांत में रहते हो, आप जहाँ रहते हो, वहाँ जो फल आपको सस्ता उपलब्ध है वो फल आप खाइए। वो फल और वो सब्जी आपके लिए हितैषी है, आपके लिए हितकारी है। यदि आपको सब्जियाँ ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, कोई बात नहीं, अनाज को अंकुरित करिए, उसका चाट बना के खाइए। उसमें प्याज है, थोड़ा टमाटर है, थोड़ा कुछ ककड़ी आदि मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि
ककड़ी बिल में लगती है, तो आप मिल जाए तो ठीक है, वो करके खाइए। ये आपके पेट को स्वस्थ भी रखेंगे, अच्छा भी रखेंगे। और ध्यान रखिए मित्रों, व्रत के नाम पर आप ये साबूदाना आदि के वड़े पकौड़े ये सब खाने के बारे में ना सोचें। इस ऋतु में जो आपको व्रत करना है वो आपको पेट की शुद्धि के लिए करना। और इसी ऋतु में आपने देखा होगा कि जहाँ ये वर्षा ऋतु जाती है, शरद ऋतु का आरंभ होता है, शरदीय नवरात्रि उसको कहा जाता है, क्योंकि शरद ऋतु के भी उपद्रव कम नहीं होते। पर हाँ, ये ऋतु वर्षा ऋतु में ही पकड़ा जाता है, मतलब एक जो चौमासा कहा जाता है ना, उसी में पकड़ा जाता है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ थोड़ा सा बता रही थी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि आपको खान पान रहन सहन कैसा अपनाना चाहिए। अब आपको बता दूं, इस ऋतु में आपको व्यायाम प्राणायाम क्या करके आप स्वस्थ रह सकते हो। मित्रों, इस ऋतु में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी व्यायाम की शुरुआत मत करना। व्यायाम करना आरंभ इस ऋतु में कभी नहीं करना। यदि आप इस ऋतु में व्यायाम करना आरंभ करते हो तो आपके शरीर में हो सकता है जोड़ों का दर्द बहुत भयंकर हो, जिसको आप जल्दी ठीक ना कर पाएं। तो इस ऋतु में यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप आसनों का अभ्यास करिए, किसी भी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट हमने पूरी दी है, जो आपको योग्य लगे आप उसके गुण देख लीजिए, आसन के उस अनुसार आप आसन चुन सकते हो। उसके अलावा मित्रों, आपको इस ऋतु में सावधानी क्या रखनी है, गतिमान व्यायाम आप नहीं करेंगे। उसमें संभोग भी शामिल है, क्योंकि उसमें भी गति बढ़ती है। तो आप ऐसा कोई भी व्यायाम नहीं करेंगे जिसमें गति बढ़ती है, क्योंकि गति इस ऋतु में आपको दुर्गति दे जाएगी। क्योंकि जिनकी पित्त की प्रकृति उनको पित्त बढ़ा देगी, और साथ ही जिनकी वात की प्रकृति उनको वात बढ़ा देगी। हाँ, यदि आपकी प्रकृति कफ की है, आपके साथी की भी प्रकृति कफ की है, तो आप मैथुन क्रिया में थोड़ा संलग्न हो जाएं तो समस्या नहीं आएगी आपको। पर किंतु यदि आपको वात और पित्त की प्रकृति है तो आपको इस ऋतु में बिल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इस ऋतु में आपको विशेष कुछ मुद्राएं कर लेनी चाहिए। जैसे आप ध्यान आदि करते हैं, जो साधना आप करने बैठेंगे उसमें आप एक शक्ति मुद्रा, यदि आपका शरीर क्षीण है तो शक्ति मुद्रा लगा लीजिए। आप पेट साफ नहीं तो अपान मुद्रा लगा सकते हैं। जोड़ों के दर्द है तो आप वात मुद्रा लगा सकते हैं, या अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। ये वायु मुद्रा है, या अपान वायु मुद्रा है। इन पर विस्तार से वीडियो हमने मुद्रा प्लेलिस्ट में दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और मित्रों, एक बात बता दूं, पेट साफ करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां भी हमने बताई हैं, कुछ विशेष हमने बताया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी प्रकृति की वात पित्त कफ आपकी प्रकृति कौन सी वो समझने के लिए अपनी प्रकृति समझो प्लेलिस्ट है। उसके अलावा पेट की समस्या है तो उदर प्लेलिस्ट है। और उसके अलावा रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट ऐसी हैं मित्रों, यदि आप इनको देख लेते हैं तो इनमें आपको, यदि इनका पालन करते हैं तो इन्हीं से आपके सभी रोगों का समाधान अपने आप होने लग जाता है। जैसा भी कोई भी रोग हो, और कोई और रोग है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दी, उनमें भी आप वीडियो देख सकते हैं। और भोजन बनाने की सही विधि क्या है, उसके लिए सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। और विचार जो फालतू के चलते रहते हैं ना, कई बार काम नहीं होता है, काम में मन नहीं लगता, ये सब होता है ना, तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट भी दी है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में पूरा चेक करिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में, आपके निर्णय करने में, आपकी सोच को सही दिशा देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, यदि आपको ऊपर के वीडियो से अपना समाधान नहीं मिलता है तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। और ध्यान रखें मित्रों, हम आपको दवाइयां नहीं बताएंगे, हम आपको बिना दवा के समाधान बताएंगे, क्योंकि आप जानते हो हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है। और दवाइयों से रोग ठीक हो रहे होते तो अभी तक आपके रोग समाप्त हो चुके होते, आप रोगी नहीं रहते, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं अपने रोग को ठीक करने के लिए, पर रोग एक जाता है दूसरा आ जाता है, ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि दवाइयां मुक्त हो जाइए और हमारे निर्देशों का पालन करके आप ऐसे हो सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।